हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर्वप्रथम हम कल के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा किस वर्ष की गई थी। इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे ए 2016, बी 2017, सी 2018 या फिर डी 2019। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन डी 2019। बीते दिनों केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति के लिए सशस्त्र बलों की सेवा के नियमों में संशोधन किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस यह देश के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी होता है। यह सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होता है। इसका प्रमुख कार्य सेनाओं, जल, थल एवं वायु सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इस पद की घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का वेतन और अतिरिक्त सुविधाएं सर्विस चीफ के बराबर होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए केंद्रीय बैंक, बी प्रेसिडेंट बैंक, सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, डी इंडियन बैंक। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बीते दिनों आलोक कुमार चौधरी को 2 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक यह देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 27 जनवरी 1921 को प्रेसिडेंट बैंक को, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय किया गया था। विलय के पश्चात पुनर्गठित बैंकिंग इकाई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण हासिल कर लिया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 6 डिग्री चैनल, बी है 8 डिग्री चैनल, सी 9 डिग्री चैनल, डी 10 डिग्री चैनल। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प है ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एवं ग्रेट निकोबार आदि द्वीप शामिल है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट चैनल भारत, जो इंडिया पॉइंट तथा इंडोनेशिया के रोंडो द्वीप को मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो यह मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। दक्कन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। कोको जल संधि कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए झूलन गोस्वामी, बी मिताली राज, सी स्मृति मंधाना, डी हरमनप्रीत कौर। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प है ऑप्शन बी मिताली राज। बीते दिनों महिला क्रिकेटर की महानतम खिलाड़ियों में से एक मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर रही हैं। महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। मिताली राज के अलावा सचिन तेंदुलकर भारत के एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। वह वनडे क्रिकेटर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 232 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में रिकॉर्ड 7,805 रन बनाए हैं। उन्होंने 12 टेस्ट और 89 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बता दें कि वह सबसे पहले ही टी20 पर रूप से संन्यास ले चुकी हैं। उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 2017 में विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2015 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था
तथा 2021 में खेल रत्न अवार्ड उनको प्रदान किया गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किन देशों के साथ वियतनाम की सीमा लगती है? इस क्वेश्चन पहला है लाओस, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है चीन। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 3 और 4। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन डी, केवल 1, 3 और 4, यानी वियतनाम से सीमा लगती है लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया की। बीते दिनों भारत और वियतनाम ने 2030 तक रक्षा सहयोग के संयुक्त दृष्टिकोण पर हस्ताक्षर किया है। वियतनाम यह एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। इसकी राजधानी हनोई है। इसके उत्तरी भाग में स्थित है, जबकि देश का सबसे बड़ा शहर जो ची मिन सिटी साइगान दक्षिणी भाग में है। इसकी सीमा उत्तर में चीन, पूर्व में दक्षिण और दक्षिण में चीन सागर, दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी और पश्चिम में कंबोडिया और लाओस से लगती है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, बी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, सी मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, डी मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी फिलिप्स वक्र के संबंध दर्शाता है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी के बाद वर्ष 2023 के लिए मुद्रास्फीति की दर 6.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। फिलिप्स वक्र यह बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की दर में संबंध व्यक्त करता है। इसमें स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच विकर्णपाती संबंध पाया जाता है। यह न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित ब्रिटेन के 1861 से 1957 तक अनुभाविक आंकड़ों पर आधारित है, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NHAI की प्रकृति है? ऑप्शन है ए संवैधानिक, बी सांविधिक, सी सांविधिकतर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन बी सांविधिक। बीते दिनों NHAI द्वारा सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चलते सुर्खियों में रहा है। NHAI का पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 द्वारा किया गया था। इसे विभिन्न छोटी परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का काम सौंपा गया है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंध करना शामिल है, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन के विकल्प हैं ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2019। राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी, 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन हुआ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों का भारत सरकार से मैसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL, इसका निगमीकरण 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में इसका निर्माण हुआ। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। यह इसरो का एक वाणिज्यिक अंग है। इसका दायित्व भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिक अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियों शुरू करने के लिए सक्रिय बनाना है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत वैश्विक ग्राहकों को अंतरिक्ष संबंधी उत्कृष्ट सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराना है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से निर्मित उत्पादों तथा सेवाओं के उन्नयन तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी उत्तरदायी है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक क्रियाशील रंग है? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी लाल। सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित परहरित यानी क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व जल के संयुक्त से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में CO2 लेने यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने व ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया होती है।
यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर खाद्य पदार्थों में सिंचित हो जाती है। इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एवं जल से हाइड्रोजन ली जाती है। जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में उप उत्पादक के रूप में वायुमंडल से मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, जो शीघ्र ही मंड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। बता दें कि कृत्रिम प्रकाश में भी यह प्रक्रिया होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों के अंतर्गत नहीं आती है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए राई, बी तिल, सी ज्वार, डी तंबाकू। इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए राई। हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2022-23 के लिए विभिन्न खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। खरीफ फसलें इसके अंतर्गत फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। खरीफ फसलों की ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। इन फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ होता है। इन फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, ज्वार, बाजरा, रागी, उड़द, मूंग, लोबिया, मूंगफली, तंबाकू आदि। राई रबी की फसल है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए खासी विद्रोह, बी मुंडा विद्रोह, सी चुआर विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बीते 9 जून को महान स्वतंत्रता सेनानी धरती बाबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके नेतृत्व में प्रमुख जनजातीय विद्रोहों में से एक मुंडा विद्रोह किया गया था। मुंडा विद्रोह जो 1899 से 1900 ईस्वी तक के बीच हुआ था। यह विद्रोह छोटा नागपुर, जिसे वर्तमान में झारखंड में स्थित है, के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित आदिवासियों का विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी, एक तरह की सामूहिक खेती का जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। कालांतर में इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया गया था। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया था। 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस विद्रोह का परिणाम ये रहा कि आदिवासियों को कुछ रियायतें मिली, खूंट कट्टी अधिकारों को मान्यता मिली और बेट बेगारी यानी जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मिशन समुद्रयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है। दूसरा है, इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी न तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।